देखिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई के अंतर्गत जो मूल विधि है आपका सब्जेक्ट। तो मूल विधि में आप घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार संपूर्ण भारत में आपका संपूर्ण भारत में है, संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, यूपीएसआई रैंकर परीक्षा 2011 में आता है। इस अधिनियम का नाम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है आपका। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 में अधिनियमित किया गया था आपका। किस 2005 में अधिनियमित किया गया था? 2005 में अधिनियम किया था। ठीक है, अब देखिए, इस अधिनियम का जो विस्तार है, इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति आपका 13 सितंबर 2005 को मिली थी। ये इम्पोर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, 13 सितंबर 2005 आपका, 13 सितंबर 2005। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से प्रवृत्त यानी लागू है। यह अधिनियम जो है 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। यह अधिनियम परिवार के भीतर हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए है आपका। पहली बात तो ये याद रखना, 13 सितंबर 2005 को इसे राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली। दूसरा, आपको यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से प्रवृत्त यानी लागू है। 26 अक्टूबर 2006 से। ठीक है, यह अधिनियम परिवार के भीतर हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए है आपका। महिलाओं के अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए यह अधिनियम निर्मित है आपका। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं आपका। व्यथित व्यक्ति यानी कि एग्रीव्ड पर्सन। अब व्यथित व्यक्ति से आशय ऐसे पीड़ित महिला से है जो प्रत्युत्तरदाता यानी रिस्पोंडेंट की घरेलू नातेदारी में है या रही है। प्रत्युत्तरदाता की घरेलू नातेदारी में है या रही है व्यथित व्यक्ति। ठीक है, एग्रीव्ड पर्सन। व्यथित व्यक्ति से आशय ऐसे पीड़ित महिला से है जो प्रत्युत्तरदाता की घरेलू नातेदारी में है या रही है। तो देखिए, यहाँ पर प्रत्युत्तरदाता रिस्पोंडेंट कौन होगा? प्रत्युत्तरदाता से कोई वयस्क पुरुष जाना जाता है जो व्यथित महिला व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है, जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष की मांग की है। ठीक है, अब यहाँ पर घरेलू घटना रिपोर्ट क्या है आपका, यानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट आपका क्या है? घरेलू घटना रिपोर्ट वह रिपोर्ट है जो किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा के किसी परिवाद यानी कंप्लेंट पर प्राप्त हुआ है। अब देखिए, घरेलू घटना रिपोर्ट वह रिपोर्ट है जो किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा के किसी परिवाद यानी कंप्लेंट पर प्राप्त हुआ है। अब घरेलू नातेदारी यानी डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है आपका? घरेलू नातेदारी से दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी जानी जाती है। अब यहाँ समझिएगा फिर से, घरेलू नातेदारी से दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी जानी जाती है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं। वे आपस में रक्त संबंध द्वारा, विवाह द्वारा या दत्तक ग्रहण जैसी प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं। अब यहाँ पर आप यहाँ पर घरेलू नातेदारी यानी घरेलू नातेदारी से दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी जानी जाती है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय या एक साथ रह चुके हैं। वे आपस में रक्त संबंध द्वारा, विवाह द्वारा या दत्तक ग्रहण जैसी प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं। अब दहेज, डावरी क्या होता है? दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दिया गया है। दहेज का क्या अर्थ है? दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दिया गया है। मौद्रिक अनुतोष है आपका। मौद्रिक अनुतोष यानी मॉनेटरी रिलीफ क्या होता है? मौद्रिक अनुतोष ऐसा प्रतिकर कंपनसेशन है जो घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए व्यय और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए आवेदन की सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्युत्तरदाता को आदेशित किया जाता है। ठीक है भाई, ध्यान से समझिएगा। अब साझी गृहस्थी क्या होता है? यानी शेयर्ड हाउस होल्ड। साझी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी जानी जाती है जहाँ व्यथित व्यक्ति रहती है
ये किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्युत्तरदाता के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुकी है। इसमें ऐसी गृहस्थी भी आती है जिसमें व्यथित व्यक्ति और प्रत्युत्तरदाता के संयुक्त रूप से स्वामित्व या किराएदारी हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जहाँ भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आश्रय गृह, आपका शेल्टर होम जो होता है वो आश्रय गृह से ऐसा, मिनट, रिकॉर्डिंग ऑन है कि ऑफ हो गई? हाँ, ऑन है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आश्रय गृह आपका, आश्रय गृह शेल्टर होम, आश्रय गृह से ऐसा गृह जाना जाता है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आश्रय गृह होना अधिसूचित करे आपका। ठीक है, घरेलू हिंसा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, धारा 3, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्युत्तरदाता यानी रिस्पोंडेंट का कोई कार्य कहना चाहिए परंतु नहीं करना, कोई कार्य करना चाहिए परंतु नहीं करना, यह आचरण घरेलू हिंसा घटित करेगा यदि वह व्यथित व्यक्ति का शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग, आर्थिक दुरुपयोग कारित करता है आपका। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं इत्यादि की शक्तियों और कर्तव्य यानी पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ आपका पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पर आपका इनका क्या क्या है ड्यूटीज़ और पावर्स इनके पास क्या है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत घरेलू हिंसा की महिला में शारीरिक शोषण, लैंगिक यौन शोषण, आर्थिक शोषण और मौखिक एवं भावनात्मक शोषण आता है, किंतु सामाजिक शोषण नहीं आता है। अब कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है या किए जाने की संभावना है, तो वह इससे जुड़े अधिकारी को इसके बारे में सूचना दे सकता है। किस धारा में लिखा है? धारा 4 में। किस धारा में लिखा है? धारा 4 में। यही पूछेगा आपका किस धारा में दिया गया है आपका। ठीक है, कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामलों की सद्भावनापूर्वक सूचना देता है, उसका कोई दायित्व नहीं है। आपका धारा 4 में ही लिखा गया है। ठीक है, धारा 5 में क्या लिखा गया है आपका? धारा 5 में आपका घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया? घरेलू हिंसा को परिभाषित किया है। इसके अंतर्गत नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कार्य, अकृत कार्य जिससे नुकसान पहुंचता है तथा पक्षकार का आचरण जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान पहुंचता है आदि घरेलू हिंसा का कारण बनने की क्षमता रखते हैं। आपका यूपीएससी 22 नवंबर 2021 के थर्ड जो आपका शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें आया था। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति ने सद्भावना में ऐसी सूचना दी है उसे किसी सिविल या दंडिक दायित्व के अधीन नहीं रखा जाएगा। जिस व्यक्ति ने सद्भावना में ऐसी सूचना दी है उसे किसी सिविल या दंडिक दायित्व के अधीन नहीं रखा जाएगा। जब किसी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को किसी घरेलू हिंसा का परिवाद प्राप्त होता है तो उनका कर्तव्य है कि वह व्यथित व्यक्ति को निम्नलिखित के बारे में जानकारी दे, जैसे सेवा प्रदाताओं की सेवा की उपलब्धता की, संरक्षण प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की, निःशुल्क विधिक सेवा के उसके अधिकार की। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का यानी क्रूरता के अधीन परिवाद दाखिल करने की उसके अधिकार की। यदि कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भार साधक व्यक्ति से उसको यानी व्यथित व्यक्ति आश्रय प्रदान करने का अनुरोध करता है तो उसे आश्रय प्रदान किया जाएगा। आपका राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितना वह आवश्यक समझे, यानी धारा 8 में दिया गया है। संरक्षण अधिकारी यथासंभव महिलाएं होंगी और उनके पास ऐसी योग्यता एवं अनुभव होगा जैसा कि प्रावधानित किया गया है आपका। ठीक है, जैसा कि प्रावधानित किया गया आपका। ठीक है, अब आप यहाँ पर समझिएगा, संरक्षण अधिकारी को कृत्य क्या होंगे? संरक्षण अधिकारियों को निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, जैसे
किसी मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करना। दूसरा है आपका मजिस्ट्रेट के किसी घरेलू हिंसा की शिकायत होने पर घरेलू घटना की रिपोर्ट करना। तीसरा है आपका थर्ड है भार साधक पुलिस अधिकारी या उस क्षेत्र की सेवा प्रदाताओं को हिंसा की शिकायत की प्रतियां अग्रसारित करना प्रतियां अग्रसारित करना। आपका नोट डाउन कर लीजिएगा, अग्रसारित करनी है, ठीक है। यह सुनिश्चित करना आपका, मैं थोड़ा से यह सुनिश्चित करना है कि व्यथित व्यक्ति को विधिक सहायता निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। सभी सेवा प्रदाताओं विधिक सहायता या परामर्श आश्रय गृहों और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाले आदि की एक सूची रखना। आपका धारा 9 आपका कुछ आँख में पड़ गया मेरे। गृहों और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने वाले आदि की एक सूची रखना। आपका धारा 9 सरकार के कर्तव्य यानी केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार निम्न के सुनिश्चित करने का सभी उपाय करेगी। आपका इस अधिनियम के उपबंधों का नियमित अंतरालों पर सार्वजनिक माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। समाचार माध्यम से में टेलीफोन, रेडियो और मुद्रण आते हैं। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों, जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवा के सदस्य भी हैं, उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है। धारा 11 में बताया। अब अनुतोष के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया, अब यहाँ हम पढ़ेंगे, यानी प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ, ठीक है।